सन्नाटे को चीरती हुई खटखटाहट की आवाज ने उसे अंधनींदी अवस्था से झटके से जगा दिया। इतनी रात गए कौन हो सकता है? दरवाजा खोलिए। सन्नाटे में वह आवाज बहुत ऊंची और बहुत विचलित लग रही थी। उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहती। फिर कुछ ही देर में उसने सोचा, शायद मैं इस आवाज को पहचानती हूँ। वसंत है। दिल तेजी से धड़कने लगा और धीरे धीरे उसके हाथ चिट्ठी की ओर बढ़े। ऐसा नहीं हो सकता। एक झटके से सरिता जी की आंखें खुल गईं। कुछ देर को उन्हें समझ में नहीं आया कि वाकई वो दरवाजे के पास खड़ी हैं और चिटकनी खोल रही हैं या अपने बिस्तर पर लेटी हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा, ये सपना था, पर शायद नहीं, क्योंकि सच में बाहर से खट 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 की आवाज आ रही थी। रात 10 बजे के बाद सरिता जी का घर अंधेरे में गुम हो जाता है। उन्हें अपना ये अकेलापन बहुत पसंद है और उन्हें लगता है कि यह समय सिर्फ उनका है और इसमें किसी का दखल ना हो। अब इतनी रात गए कौन आ गया? सरिता जी को झल्लाहट होने लगी। अपनी हर्बल चाय पीकर गीता के कुछ पन्ने पलटने के बाद सरिता जी अभी अभी तो लेटी थी। अरे दरवाजा खोलिए, इमरजेंसी है, बाहर से फिर आवाज आई। आवाज इतनी जानी पहचानी लग रही है, पर वो इतनी रात को क्यों आएगा? और ऐसी क्या इमरजेंसी होगी जिसमें मेरी जरूरत पड़ गई? सरिता जी का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। नींद कोसों दूर हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद से पिछले 12 सालों से इसी प्रकार अपनी शाम बिताती थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब सरिता जी के घर से बातों की आवाज आती थी तो लोग जान जाते थे कि वह अपने पौधों से बातें कर रही होंगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पौधे उनकी सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी की अध्यापिका होने की वजह से उन्हें लगता था कि उनके पौधे कीट्स और शेक्सपियर भी समझते हैं। कभी कभी मजा लेने के लिए वह उन्हें कविताएं भी सुनाती थी। सरिता जी अपने माइक्रोवेव से भी बात कर लेती थी, क्योंकि वह भी पी पी करके अपनी तरफ की बात उन्हें बताता था। शाम को मसाले वाली चाय के साथ उन्हें 2 बिस्किट जरूर चाहिए होते थे। वो चॉकलेट की मोटी परत लगे हुए, ढेर सारी कैलोरी से भरपूर, सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह, बहुत स्वादिष्ट बिस्किट। बस यही एक बुरी आदत थी सरिता जी की, या फिर ऐसा उन्हें लगता था। मौसी दरवाजा खोलिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। ओहो, पक्का ये तो रोहन ही है। और किसकी हिम्मत होगी भला इतनी रात को जगाने की? फिर कोई नाटक लेके आ गया होगा, पैसे चाहिए होंगे उसको। सरिता जी तकिए पर सिर रखे हुए आंखें खोलकर अंधेरे को देखते हुए सोच रही थी, ये तो मेरी जान ही लेके छोड़ेगा। सरिता जी ने करवट ली और धीरे से बिस्तर से उठने लगी। जब से ये पिक्चर बनाने का भूत चढ़ा है ना, तब से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। पैसे नहीं तो मेरे घर में शूटिंग ही करना चाहता है, मीटिंग रखना चाहता है मेरे ड्राइंग रूम में। बड़ा सर चढ़ा है, अब तो खोलना ही पड़ेगा ये दरवाजा। सरिता जी धीरे से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ी। मौसी, मेरी अगली फिल्म में से एक मजेदार नमूना लाया हूँ और तुम्हारे लिए एक तोहफा भी। रोहन की आवाज बहुत उत्साह से भरी हुई थी, लेकिन उसे जल्दी भी बहुत लग रही थी। सरिता जी तेज नहीं चलती थी। उन्हें ये डर था कहीं डगमगा के गिर पड़ी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसकी फिल्म का नमूना, मेरे लिए तोहफा, भी क्या बड़बड़ा रहा है? सरिता जी ने दरवाजा खोला। उन्हें लग रहा था कि रोहन बिल्कुल झबरे बाल लेकर, ऊट पटांग सी शर्ट के ऊपर टी शर्ट या टी शर्ट के ऊपर शर्ट पहने, उल्टी टोपी लगाए, ढीली ढाली जीन्स पहने, बेमेल मोजे सैंडलों के साथ पहन के खड़ा हुआ। अक्सर ऐसा ही रहता था वो, अपने कला प्रेमी व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए। लेकिन सरिता जी ने जो बाहर देखा तो हैरान रह गई। रोहन इतना साफ सुथरा, सफेद झक कमीज जैसे बट्टी साबुन के इश्तेहार से निकल कर आया हो, काला पैंट, बढ़िया कंघी किए हुए बाल, शायद जेल भी लगाया है। अवाक सी सरिता जी रोहन को देखती रही और फिर उनकी नजर पड़ी उस बड़ी सी मशीन पर जो एयरपोर्ट पे रखी रहती है। पैसा डालो, बिस्किट निकलते हैं, या कॉफी या चॉकलेट या चिप्स। हाँ, वेंडिंग मशीन। सरिता जी को नाम याद आ गया। रोहन, ये क्या कर रहे हो आधी रात को, और मेरे घर ये वेंडिंग मशीन लेकर क्यों आए हो? मौसी, मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ जिसमें एक सीन में आधी रात को लोग अस्पताल में वेंडिंग मशीन से कुछ निकाल कर खाते हैं, और हमने लाइब्रेरी के बरामदे में एक अस्पताल का सेट लगा रखा था। मेरा भी रोल है मौसी
उसी के लिए तैयार हुआ हूँ। घूमकर गोल गोल घूमकर रोहन अपना हुलिया दिखाने लगा। पता नहीं कैसे इस मशीन के अंदर एक गिलहरी घुस गई है। मौसी अंदर तो आने दो, फिर बताता हूँ। रोहन ने लाकर मशीन सरिता जी के ड्राइंग रूम के बीचों बीच रख दी। सरिता जी का नीले और सफेद झीने सुंदर पर्दों वाला ड्राइंग रूम, डिजाइनर सोफे, मखमली नीली कालीन से सजा हुआ, देश विदेश से लाई हुई सुंदर कलाकृतियों के बीच ये गिलहरियों से भरी हुई वेंडिंग मशीन। सरिता जी भौचक्की सी देख रही थी। वे जब तक कुछ कहती रोहन बोल पड़ा, और फिर आंधी आ गई मौसी। हमारा सेट ही उजड़ने लगा। बताइए और क्या करता? यही हमारे सेट की सबसे महंगी चीज थी, इसलिए यहाँ लेके आ गया इसको। रोहन, तुम मेरे घर में एक वेंडिंग मशीन रख रहे हो, बीचों बीच में मैं टकरा के गिर गई तो? अरे मौसी, तुम्हारे लिए तोहफा भी है। ये है मेरे लिए तोहफा, इतनी बड़ी मशीन? नहीं नहीं मौसी, अभी देखना जादू। एक जादूगर की भांति अपना हाथ ऊपर की ओर ले जाते हुए मशीन की छत पर रखते हुए रोहन ने हल्का सा उसे हिलाया। खट 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 टन 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 की आवाज अंदर से आई। सरिता जी डर के मारे पका गई। ये क्या हो रहा है? देखती जाइए मौसी जी, देखती जाइए, बड़े ही नाटकीय अंदाज से रोहन ने कहा। सारी आवाज बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। तभी मशीन के निचले हिस्से पर एक टन से आवाज आई। वो चॉकलेट की परतों वाला, सेहत के लिए बहुत ही खराब लेकिन दिल को बेहद तसल्ली देने वाला बिस्किट का पैकेट। रोहन के जादू में गिलहरियों की मिली भगत थी शायद। देखा मौसी, गिलहरियों की तरफ से आपको तोहफा। रोहन दांत दिखाकर जोर से हंस रहा था। सरिता जी की भी बाँछी खिल गई। उन्होंने अपना हाथ मशीन के ऊपर के हिस्से पर रखा और उसे हिलाया। टन टन की आवाज के साथ फिर से एक पैकेट बिस्किट। सरिता जी जोर जोर से हंसने लगी। रात में 10 बजे के बाद सन्नाटे में गुम होने वाले उस घर से देर रात तक टन टन की आवाजें आती रही और मौसी और भांजे की हंसी सारे अंधेरों को पीछे छोड़कर सन्नाटे में गूंजती रही। पेड़ पौधे भी ऐसा लग रहा था खुशी में लहरा रहे हैं। और हर्बल टी के लिए गर्म पानी के 2 कप तैयार करने के बाद माइक्रोवेव भी पी पी करके आवाजें दे रहा था। वेंडिंग मशीन में छिपी न जाने कितनी गिलहरियों के पास कितने तोहफे और थे, लेकिन अभी सरिता जी की एक ही समस्या थी। इतनी रात गए, एक बिस्किट खाएं या 2?